हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द माइंड दैट चेंजेस एवरीथिंग बाय E.N. गॉलर बुक के बारे में। जब पंकज को पहली बार ये पता चला कि उसे कैंसर है, तो उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई। एकदम से सब कुछ ब्लर हो गया था। क्नॉइस डॉक्टर ने बोला था, स्टेज 3 है, कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी और पता नहीं कितना टाइम है। उस दिन हॉस्पिटल के बाहर बैठा पंकज बस एक ही बात सोच रहा था। अब क्या वो 38 साल का था, 2 छोटे बच्चों का पिता और एक लविंग हस्बैंड। जिंदगी में अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था और ये खबर जैसे किसी ने उसका फ्यूचर चुरा लिया हो। शुरुआत में पंकज भी वही करता रहा जो हर कोई करता है, ट्रीटमेंट, कीमो, मेडिसिन, स्ट्रिक्ट डाइट। पर धीरे धीरे उसने फील किया कि उसका शरीर सिर्फ दर्द में नहीं है, उसका माइंड भी थक चुका है। हर बार हॉस्पिटल की सीढ़ियों चढ़ते हुए उसे ऐसा लगता जैसे वो कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो। वो हर दिन खुद को मिरर में देखता और सोचता, क्या मैं बच पाऊंगा? अंदर से एक आवाज आती, शायद नहीं। फिर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ बदला। उसकी बेटी ने उसे किताब लाकर दी, यू कैन कंक्वेयर कैंसर, B.E.N. गॉलर। पंकज ने वो किताब पहले तो रख दी सोचकर कि कोई भी किताब इस दर्द को नहीं समझ सकती। लेकिन कुछ दिन बाद, जब रात को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने वो किताब पढ़ना शुरू किया और वहीं से उसकी हीलिंग जर्नी शुरू हुई। एक ऐसी जर्नी जो हॉस्पिटल की दवाइयों से नहीं, उसके माइंड से शुरू हुई। क्नॉइस गॉलर लिखते हैं कि हीलिंग बिगिंस इन दी माइंड। मतलब सिर्फ दवाई नहीं, हमारी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारी अटेंशन पैटर्न्स भी हमारे शरीर पर सीधा असर डालते हैं। पंकज को पहले ये सब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगा। उसने सोचा, भाई कैंसर है, ये कोई विचारों से तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे समझा कि शरीर तो मशीन की तरह है और माइंड उसका कंट्रोल पैनल। अगर माइंड बार बार हार मान ले, डर जाए, तो शरीर भी धीरे धीरे सरेंडर कर देता है। पंकज ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले उसे लगा था कि बस कीमो करा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो देख पा रहा था कि उसके हर दिन के थॉट्स नेगेटिव हो गए थे। मैं मर रहा हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा समय खत्म हो गया है। वो रियलाइज करने लगा कि वो खुद ही अपने शरीर को सिग्नल दे रहा है कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। और अगर बॉडी को बार बार यही सिग्नल मिले, तो वो कैसे ठीक होगी? उसने अपने थॉट्स रिटेन करने का डिसीजन लिया। शुरू में ये बहुत मुश्किल था। इमेजिन करो एक आदमी जिसे अंदर से दर्द हो रहा है, बाल गिर गए हैं, एनर्जी खत्म हो रही है और वो खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए फोर्स कर रहा है। लेकिन पंकज ने धीरे धीरे एक रूटीन बनाया। सुबह उठते ही वो एक छोटा सा अफॉर्मेशन बोलता, आई ई नम हीलिंग, माई बॉडी इज गेटिंग स्ट्रैंगर। पहले दिन ये बहुत फेक सा लगा, दूसरे दिन भी। लेकिन 10 दिन बाद वो खुद नोटिस करने लगा कि उसके अंदर थोड़ी सी कॉल्मनेस आने लगी है, डर थोड़ा हल्का लगने लगा। फिर उसने एक नोटबुक खरीदी। हर दिन उसमें लिखता 3 चीजें हैं जिनके लिए वो ग्रेटफुल है। कभी बच्चों की मुस्कान, कभी सूरज की रोशनी, कभी एक पीसफुल नींद। इससे उसका ध्यान बीमारी से हटने लगा। वो अपने बॉडी के अंदर चल रहे हीलिंग को फील करने की कोशिश करता, जैसे शरीर एक ब्रोकन सिस्टम नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट डॉट सेल्फ हीलिंग मशीन है। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और इमेजिन करता कि उसके अंदर एक ब्राइट लाइट है जो उसके शरीर के हर सेल को टेंच कर रही है, कैंसर सेल्स को डिसॉल्व कर रही है और हेल्थी सेल्स को रिचार्ज कर रही है। शुरू में ये एक मजाक जैसा फील हुआ, लेकिन फिर वो दिन आया जब कीमो के बाद पहली बार उसे नहीं हुआ। वो समझ गया कि कुछ तो बदला है। अब वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जाता था, वो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए भी जाता था। उसने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू की, ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया। यूट्यूब पे उसने कुछ गाइडेड मेडिटेशन ढूंढी, हीलिंग योर बॉडी विथ ब्रेथ रिलीजिंग फियर फ्रॉम माइंड। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी बॉडी से कनेक्शन बना रहा था। उसे समझ आ गया था कि बॉडी अकेले नहीं लड़ सकती, उसे माइंड का सपोर्ट चाहिए। एक दिन उसके ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा, पंकज, तुम्हारी रिपोर्ट्स काफी बेहतर दिख रही हैं, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहा है,
पंकज ने अंदर से धन्यवाद कहा। अपने मन को उसने किसी को नहीं बताया कि वो हर दिन अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है, क्योंकि लोग कहते ये सब तो सोचने की बातें हैं। लेकिन पंकज जानता था यही सोच अब उसकी ताकत बन गई है। उसने अपने दोस्तों को कहना शुरू किया, दवाई जरूरी है, लेकिन माइंड की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई मिलने आता, वो उसे अपने एक्सपीरियंस बताता कि कैसे उसने अपने फियर को ट्रस्ट में बदला। उसने अपने आसपास का माहौल भी चेंज कर दिया। अब वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों से मिलता, मोटिवेशनल टॉक सुनता और खुद को एक वॉरियर की तरह ट्रीट करता। एक बार उसने अपनी बेटी से कहा, मैं ठीक हो रहा हूं क्योंकि मैंने मान लिया है कि मैं ठीक हो सकता हूं। यह सुनकर उसकी बेटी रो पड़ी और बोली, पापा आप सबसे स्ट्रांग हो। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। कैंसर ऑलमोस्ट कौन था। डॉक्टर ने कहा, मेडिकल साइंस अपना काम करती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। पंकज बस मुस्कुराया। उसने जाना कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती। असली हीलिंग तब होती है जब आप अपने माइंड को बिलीव करना सिखा देते हो कि यू आर ए मोर थान दिस डिजीज। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब पंकज एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा है। हर हफ्ते वो नए पेशेंट से मिलता है और उन्हें सिर्फ एक बात सिखाता है, जो भी हो अपने माइंड को हारने मत दो। चाहे बॉडी हारे पर माइंड नहीं हारना चाहिए। माइंड जीतेगा तो बॉडी धीरे धीरे फॉलो करेगी। आज भी उसकी जर्नी चल रही है, लेकिन अब वो डरता नहीं है। उसे पता है कि उसका माइंड उसकी सबसे बड़ी दवा है और वो हर दिन खुद को याद दिलाता है, हीलिंग बिगिंस इन द माइंड। शायद यही सबसे बड़ी सीख थी जो उसने उस किताब से सीखी थी कि जब तक सोच जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है, और जब उम्मीद जिंदा है तो मिरेकल भी मुमकिन है। जब पंकज की हेल्थ थोड़ी बेहतर होने लगी और रिपोर्ट्स ने भी पॉजिटिविटी दिखाना शुरू किया, तब उसने एक नया चैलेंज नोटिस किया। उसका माइंड अब भी शांति में नहीं था। शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन अंदर कोई रेस्ट नहीं था। हर दिन की शुरुआत चिंता से होती और रात को डर के साथ खत्म होती। अगर फिर से कैंसर लौट आया तो, अगर ये आराम टेम्पररी है, ऐसे सवाल उसके माइंड में हर वक्त घूमते रहते। वो बाहर से भले ही स्टेबल लग रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसी दौरान एक बार वो अपने सपोर्ट ग्रुप में एक लेडी से मिला, सीमा। वो भी कैंसर सर्वाइवर थी और बेहद कालम लग रही थी क्नॉइस, जैसे उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। पंकज को उसकी आइज में एक अलग सी शांति दिखी, जैसे वो किसी डीप जगह से आई हो। उसने पूछा, तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेडिटेशन। पहले पंकज को लगा कि यह भी कोई स्पिरिचुअल जवाब है जो लोग कैजुअली दे देते हैं, लेकिन फिर सीमा ने डिटेल्स में बात की। मैंने ग्वालर की टीचिंग से सीखा कि अगर माइंड को शांत नहीं किया तो हीलिंग अधूरी रहती है। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल लग्जरी नहीं है, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा होना चाहिए। उस दिन पंकज के अंदर क्यूरियोसिटी जागी। उसने उसी रात इंटरनेट पर सर्च किया, मेडिटेशन फॉर कैंसर हीलिंग। उसे कई आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियो और ग्वालर के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिले। सबसे पहले उसने ट्राई किया ब्रेथ फोकस्ड मेडिटेशन। उसने कमरे का लाइट डिम किया, एक क्वीट जगह पे बैठा और आंखें बंद की। शुरुआत में बहुत अजीब लगा। वो अपने सांस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर 10 सेकंड में उसका माइंड किसी और बात पे चला जाता। दवाई कब लेनी है, खाना बन गया या नहीं, बिल भरना है। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन फिर उसे गॉलर की वो लाइन याद आई, इट्स नॉट अबाउट स्टॉपिंग थॉट्स, इट्स अबाउट गैंथली रिटर्निंग टू द ब्रेथ अगेन एंड अगेन। अब पंकज हर दिन सिर्फ 5 मिनट ब्रेथ पर ध्यान देने लगा। इनहेल एक्सेल, सिर्फ इतना ही। लेकिन वही सिंपल एक्ट एक दिन ऐसा मोमेंट लाया जब वो अपनी सांस को पहली बार ट्रूली फील कर पाया। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस उसका शरीर और उसकी सांस ऐसा लगा जैसे उसका माइंड एक हैवी बैग नीचे रख चुका हो। धीरे धीरे वो 5 मिनट से 10, फिर 15 मिनट करने लगा। अब उसकी मॉर्निंग मेडिटेशन के साथ शुरू होती थी क्नॉइस।
और सबसे खास बात, वो अब सुबह उठते ही फ़ोन नहीं देखता था, बल्कि अपनी आंखें बंद करके खुद के साथ बैठता था। उसने फ़ील किया कि जिस वक्त वो मेडिटेशन करता है, वो अपने कैंसर सर्वाइवर आइडेंटिटी से बाहर आ जाता है। वो सिर्फ एक प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग बन जाता है। नो लेबल्स, नो फियर। फिर उसने मिंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू किया। गालर ने बताया है कि मिंडफुलनेस सिर्फ सिटिंग मेडिटेशन नहीं है। ये एक हैबिट है जो दिन भर में अप्लाई की जा सकती है। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पे ध्यान देना, ना कि मोबाइल पे रील्स देखने में, नहाते वक्त पानी के टेंच को महसूस करना, चलते वक्त हर स्टेप को नोटिस करना। पंकज ने ये छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करनी शुरू की। जब पहली बार वो खाना बिना डिस्ट्रैक्शन के खाने बैठा, तो उसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। जब उसने चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पर ध्यान दिया, तो उसे अरोमा और वार्म ज़्यादा महसूस हुई। ये सब छोटी छोटी जॉयस उसे इनर पीस दे रही थी। वो सोचने लगा, पहले मैं तो जी ही नहीं रहा था, बस भाग रहा था। अब उसे लगने लगा कि हीलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइविंग, इट्स अबाउट ट्रूली लिविंग। और फिर एक दिन उसने लविंग काइंडनेस मेडिटेशन ट्राई किया। शुरू में ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा, किसी को मेंटली ब्लेस करना, खुद को प्यार देना। लेकिन जब उसने आइज बंद करके धीरे धीरे रिपीट किया, मे आई बी हैप्पी में, आई बी हेल्थी में, आई लाइव विथ ईज, तो उसके अंदर एक हल्का सा वार्मथ आया। वो अपने आप को विश कर रहा था, क्नॉइस, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कंफर्ट देती है। फिर उसने वो ब्लेसिंग्स दूसरों को देना शुरू किया, अपने बच्चों को, पत्नी को, डॉक्टर को, यहाँ तक कि अपने कैंसर सेल्स को भी उसने इमेजिन किया। वो उन सेल्स से कह रहा है, थैंक यू, तुमने मुझे बदल दिया, अब जा सकते हो। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उस मोमेंट में उसे लगा कि वो अपने शरीर से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा है। अब पंकज का डेली रूटीन काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। सुबह 6 बजे मेडिटेशन, फिर थोड़ा वॉकिंग और माइंडफुल ब्रेकफास्ट। दिन में जब भी एंग्जाइटी आती, वो कुछ डीप ब्रेथ्स लेता और खुद से सॉफ्टली कहता, बस अभी के लिए सब ठीक है। उसके फैमिली मेंबर्स ने भी नोटिस किया कि पंकज अब पहले से ज़्यादा काम है। पहले जहाँ कीमो के दिन स्ट्रेस से भरे होते थे, अब वो डेज मन गेबले लगने लगे थे। वो खुद अपनी अटेंशन को ट्रेन कर रहा था कि प्रॉब्लम पे नहीं, प्रेजेंस पे फोकस करे। एक बार डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे रिकवरी में एक बात कॉमन है, तुमने खुद को सरेंडर नहीं किया। पंकज ने क्वाइटली मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि अब उसके अंदर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। मेडिटेशन की वजह से अब वो दूसरे पेशेंट से भी यही बात करता। मेडिटेशन सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये आपका मेंटल ट्रीटमेंट है। जिस तरह मेडिसिन बॉडी को डिटॉक्स करती है, मेडिटेशन माइंड को डिटॉक्स करती है। कभी कभी जब पंकज मेडिटेशन करता, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते ना, किसी पेन की वजह से एंड किसी फियर की वजह से, बल्कि इस रियलाइजेशन से कि वो आज खुद के साथ कनेक्टेड है। जो माइंड पहले हर वक्त परेशान रहता था, अब वो मोमेंट्स में जीना सीख चुका था। उसने अपनी वाइफ से एक दिन कहा, मैं अब ठीक होने के लिए नहीं मेडिटेट करता, मैं मेडिटेट करता हूँ क्योंकि मुझे अब जीना आ गया है। उसकी वाइफ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और हमें तुम्हारे साथ जीना फिर से मिल गया है। शायद यही मेडिटेशन की असली ताकत थी, हीलिंग के बाहर भी जिंदगी के हर पल में जीने की आड़ देना। पंकज अब सिर्फ कैंसर सर्वाइवर नहीं था, वो एक माइंडफुल वॉरियर बन चुका था। और उसने अपने हर सांस में ये सीख लिया था, जब माइंड शांत होता है तो बॉडी खुद हीलिंग की तरफ बढ़ती है। पंकज अब पहले से ज्यादा शांत और अवेयर रहने लगा था। रोज सुबह मेडिटेशन, हल्का एक्सरसाइज और खाना खाते वक्त माइंडफुलनेस ने उसे अंदर से बदल दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सारी पॉजिटिविटी के बावजूद उसके रिपोर्ट्स में कुछ फ्लक्चुएशंस दिखे। रिपोर्ट में कोई मेजर रिलैप्स नहीं था, लेकिन मार्कर्स थोड़े बड़े हुए थे। डॉक्टर ने कहा, वरी की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेस या बॉडी रिस्पांस की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस? पंकज सोच में पड़ गया। मैं तो रिलैक्स्ड हूं, फिर स्ट्रेस कहां से आ गया?
उसी रात उसने अपने पुराने जर्नल को खोला, जहां वो अपने थॉट्स लिखा करता था। उसने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में कई ऐसी छोटी छोटी बातें थीं जो उसे भीतर से डिस्टर्ब कर रही थी। बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, पैसों का हल्का सा प्रेशर और अपने फ्यूचर को लेकर एक अनकहा डर कि कहीं ये सब फिर से शुरू ना हो जाए। उसने अपने माइंड और बॉडी के बीच के कनेक्शन को फिर से गहराई से समझना चाहा। वो याद करने लगा कि सपोर्ट ग्रुप में एक बार किसी ने साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी का जिक्र किया था, एक फील्ड जो बताती है कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम, माइंड और इम्यून सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। पंकज ने उस विषय पर पढ़ाई शुरू की। उसने एक आर्टिकल में पढ़ा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिजोल और अड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन अगर कभी कभार निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि यूजफुल होते हैं। लेकिन अगर ये लगातार बने रहे तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने लगते हैं। उसे एक डायग्राम याद आया जहां दिखाया गया था कि जब कोई व्यक्ति क्रॉनिक एंग्जाइटी में रहता है तो उसके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, जिससे हीलिंग स्लो हो जाती है। और दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति होपफुल, रिलैक्स्ड और इमोशनली बैलेंस्ड होता है तो उसके इम्यून सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बॉडी फास्टर रिकवर करती है। पंकज को अब समझ आया कि उसकी थिंकिंग सिर्फ मेंटल नहीं थी, वो एक्चुअली बायोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रही थी। उसका बिलीफ, उसका इमोशन और उसकी अटेंशन बॉडी केमिस्ट्री को बदल सकते थे। उसे अपनी जिंदगी का एक पुराना किस्सा याद आया, जब उसका बेटा छोटा था और एक बार तेज बुखार में था। पंकज पैनिक हो गया था, लेकिन उसी वक्त उसकी वाइफ ने काम रहते हुए बच्चे के माथे पे हाथ रखा और सॉफ्टली बोली, सब ठीक हो जाएगा। और अगले दिन सच में फीवर उतर गया। पंकज ने तब सोचा था कि शायद सिर्फ दवाई ने असर किया, लेकिन अब उसे लगने लगा कि उस भरोसे और काम एनर्जी ने भी एक हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। पंकज ने अपनी फीलिंग्स को और डीपली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वो किसी बात को लेकर चिंता में डूब जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हुआ, ईएमआई कब भरना है, तो उसके पेट में हल्की सी टाइटनेस होने लगती है। दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगता है और उसकी सांस उथली हो जाती है। लेकिन जब वो नेचर वॉक पे जाता है, कोई अच्छी किताब पढ़ता है या अपने बेटे की बातें सुनता है, तो उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है और बॉडी लाइट फील करती है। एक बार वो हॉस्पिटल में एक यंग लड़के से मिला, रमन, जो बोन कैंसर से जूझ रहा था। लेकिन पंकज को देख के यकीन ही नहीं हुआ कि वो लड़का इतना हंस रहा था। पंकज ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? रमन बोला, डर तो लगता है, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं देता। मैंने अपने डॉक्टर से सुना है कि जब मैं हंसता हूं तो मेरी बॉडी हैप्पी हार्मोन एंड डोरफिन्स रिलीज करती है, जो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो मैं बस हर दिन कुछ फनी वीडियो देखता हूं। पंकज को यह बात बहुत डीप लगी। ये लड़का अपने थॉट और इमोशंस से अपने इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब उसे साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी सिर्फ एक कठिन टर्म नहीं लगी, क्नॉइस, बल्कि एक रोजमर्रा का सच महसूस हुआ। उसने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर दिन वो अपनी इमोशनल स्टेट ट्रैक करने लगा। किस दिन वो ज्यादा पीसफुल था, किस दिन एंग्शियस। फिर वो कंपेयर करता कि उस दिन उसका डाइजेशन कैसा था, एनर्जी कैसी थी और नींद कैसी आई। उसे क्लियर पैटर्न दिखने लगे। जब वो ज्यादा ग्रेटफुल और जॉयफुल होता तो उसे कम फटीग लगता। जब वो चिंतित या गिल्टी फील करता तो उसकी बॉडी टाइट हो जाती, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती। अब उसने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू किया। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल है। जैसे आज धूप बहुत प्यारी लगी, आज बेटे ने बिना बोले गले लगाया, डॉक्टर ने कहा कि ब्लड काउंट बेटर हो रहा है। धीरे धीरे उसके अंदर इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप होने लगी। अब वो सिर्फ बाहर से स्ट्रांग नहीं था, अंदर से भी स्टेबल हो रहा था। उसे समझ आ गया था, हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं, माइंड से भी होती है। कोक दिन उसने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा, क्या आप मानते हैं कि बिलीफ से बॉडी बदल सकती है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और अब तो साइंस भी इसे मानने लगी है। जब पेशेंट्स होपफुल रहते हैं,
उनके रिकवरी रेट्स ज़्यादा होते हैं, और जो होपलेस हो जाते हैं वो अक्सर फिजिकली भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। पंकज अब एक्टिवली अपने बिलीव्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करने लगा। वो अफॉर्मेशंस यूज़ करता, जैसे मेरी बॉडी में हीलिंग की ताकत है, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूँ। फियर मेरा गाइड है, दुश्मन नहीं। जब भी उसे कोई डर सताता, जैसे अगर फिर से रिलैप्स हो गया, वो तुरंत खुद से पूछता, क्या अभी इस वक्त मैं ठीक हूँ? अगर जवाब होता हाँ, तो वो उस पल में लौट आता। उसने एक इंटरेस्टिंग चीज़ और नोटिस की। जब वो खुद को सेफ और लव्ड फील कराता, तो उसका एपेटाइट इंप्रूव हो जाता, उसकी नींद ज़्यादा डीप हो जाती, और जब वो गिल्ट या एंगर में होता, तो बॉडी स्लगिश लगती। अब वो अपने दोस्तों से भी कहता, इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं। जब हम खुश होते हैं तो बॉडी केमिकल्स से सेलिब्रेशन करती है, और जब हम डरते हैं तो बॉडी सर्वाइवल मूड में चली जाती है। इसलिए बिलीव का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, ये आपके सेल्स तक असर करता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। अब अगर कभी कोई नेगेटिव थॉट आता, तो वो उसे इग्नोर नहीं करता, बल्कि सॉफ्टली पूछता, तू किस बात से डरा हुआ है? और फिर खुद को कंफर्ट करता, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ललबाई देती है। पंकज अब खुद का साइंटिस्ट बन चुका था। अपने थॉट्स, इमोशंस और बॉडी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता, समझता और गेंटली गाइड करता। वो अब सिर्फ कैंसर सर्वाइवर नहीं था, वो अपने माइंड बॉडी लैब का मास्टर बन चुका था। और एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, क्नॉइस, तू जानता है बेटा, हमारे इमोशंस हमारी बॉडी की लैंग्वेज है। जब हम खुश होते हैं तो शरीर कहता है, मैं सेफ हूं, और जब हम डरते हैं तो शरीर कहता है, मुझे संभाल लो। बेटा हंसते हुए बोला, तो पापा, अब आप अपनी बॉडी की बात सुनते हो? पंकज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, अब मैं सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी हूँ। शायद यही रियल कनेक्शन था, माइंड, इमोशन और बॉडी का साइंस, जो अब सिर्फ थियरी नहीं बल्कि पंकज की लिव्ड रियलिटी बन चुका था। पंकज की जिंदगी अब एक नई रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो अब सिर्फ दवाइयों और टेस्ट्स का मोहताज नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की ताकत को पहचान चुका था। माइंड और बॉडी के डीप कनेक्शन को वो पूरी तरह समझ चुका था। अब वो ये जान चुका था कि इमोशंस, बिलीव्स, ऑनर थॉट्स सिर्फ महसूस करने की चीजें नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं, जो सीधे उसके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एक दिन जब वो मेडिटेशन करके उठा, तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ महसूस करके हीलिंग कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी कल्पना से शरीर को ठीक करने का संकेत दे सकता हूँ? वो सवाल कुछ अजीब थे, लेकिन आज, कल पंकज अजीब सवालों से डरता नहीं था। वो जान चुका था कि हीलिंग सिर्फ हॉस्पिटल रूम्स में नहीं, उसके अंदर भी होती है। उसी दिन की बात है जब पंकज हॉस्पिटल में फॉलो अप के लिए गया था। इंतजार करते करते उसकी बगल में बैठी एक एल्डरली वीमेन से बात शुरू हो गई। नाम था शांता देवी। बड़ी शांत एनर्जी थी उनमें। उन्होंने पंकज की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम ठीक हो जाओगे बेटा, मैं भी ठीक हो चुकी हूँ। जानता है कैसे? पंकज ने आंखें फैलाकर पूछा। कैसे? शांता देवी बोली, मैं रोज एक ही सेंटेंस बार बार बोलती थी, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी बॉडी में हीलिंग हो रही है। दिन में कई बार खुद को यही दोहराती थी, और हर बार इमेजिन करती थी कि मेरी बॉडी के अंदर लाखों व्हाइट सोल्जर्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, उस बीमारी पर हमला कर रहे हैं। पंकज को यह सुनकर अंदर से कुछ हलचल सी हुई। ये तो अफॉर्मेशन और मेंटल इमेजरी की बात हो रही है, उसने सोचा। उसने घर लौटते ही इस टेक्निक के बारे में पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल्स में लिखा था कि जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार पॉजिटिव सेंटेंसेस कहता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रियल मानने लगता है। अफॉर्मेशंस नॉइस, यानी वो सेंटेंसेस जो हम खुद से बार बार बोलते हैं, जैसे मैं मजबूत हूं, मेरा शरीर जानने की क्षमता रखता है, हर कोशिका मेरे शरीर में प्रकाश और ताकत से भरी हुई है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि हीलिंग कमांड्स थे जो ब्रेन को भेजे जा सकते थे। पंकज ने उस दिन से एक नई जर्नी शुरू की। सेल्फ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की सुबह उठते ही वो एक शीशे के सामने खड़ा होता, आंखों में खुद की आंखें देखकर धीरे धीरे बोलता, मैं स्ट्रांग हूं,
मेरी बॉडी ठीक हो रही है। हर दिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शुरू शुरू में उसे थोड़ी हिचक महसूस हुई। मन कहता था, क्या ये सच में असर करेगा? लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं ऑलरेडी माइंड बॉडी कनेक्शन पर भरोसा कर चुका हूँ। ये भी उसी का हिस्सा है। धीरे धीरे उसका विश्वास गहराता गया। अब वो सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि हर वर्ड को महसूस करता था। जब वो कहता, मैं ठीक हो रहा हूं, तो वो इमेजिन करता कि उसकी बॉडी के अंदर व्हाइट लाइट फैल रही है। उसके हर सेल में एनर्जी की लहर जा रही है। विजुअलाइजेशन में वो क्रिएटिव हो गया था। एक दिन उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि उसकी बॉडी के अंदर टाइनी ग्लोइंग व्हाइट वॉरियर्स डॉट चल रहे हैं। वो कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। वो सोल्जर्स उसकी इम्यूनिटी का हिस्सा थे, अनऑर्गेनाइज्ड, अलर्ट और पावरफुल। कभी कभी वो खुद को एक मैजिकल फॉरेस्ट में इमेजिन करता, जहां पेड़, फूल और हवा सब मिलकर उसके लिए हीलिंग म्यूजिक बजा रहे थे। वो वहां सो रहा था और प्रकृति खुद उसकी बॉडी को ठीक कर रही थी। अफर्मेशंस अब उसके रोज के रूटीन का हिस्सा बन चुके थे। चाय बनाते हुए, नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए वो खुद से क्वाइटली कहता रहता, हर सांस में हीलिंग है, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं लगते, तुम्हारी आंखों में डर की जगह चमक है। पंकज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ मेडिसिन नहीं लेता, मैं अपनी बॉडी से बात भी करता हूं और वो मेरी बात सुनती है। उसने देखा कि जब भी वो अफॉर्मेशंस बोलता, उसका पॉस्चर ऑटोमेटिकली अपराइट हो जाता, उसकी आवाज स्टेडी हो जाती और बॉडी में हल्की गर्माहट महसूस होती। कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को भी सिखाना शुरू किया। जब कभी डर लगे या लो फील हो, तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहो, IENM ब्रेव, IENM सेफ, IENM लव्ड बेटा। पहले हंसक नॉइस। फिर अगले ही दिन पंकज को खुद ऐसा करते पकड़ा। पंकज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। अब पंकज हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट से भी बात करता था। एक बार एक 124 साल की लड़की नेहा, जो कीमो से थक चुकी थी, बोली, अंकल, अब कुछ करने का मन नहीं करता। पंकज ने उससे कहा, क्या तुम एक एक्सपेरिमेंट करोगी? नेहा ने ताके हुए मन से पूछा। कैसा? पंकज बोला, हर दिन सुबह और रात एक सेंटेंस बोलना, मैं जीना चुनता हूं, आई चूज टू हील, और साथ में इमेजिन करना कि तुम्हारी बॉडी के अंदर रेनबो लाइट घूम रही है, हर सेल को रिचार्ज कर रही है। नेहा ने 2 हफ्ते बाद पंकज को मैसेज किया, अंकल, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये छोटी सी बात बड़ी लग रही है। पंकज जानता था, ये छोटी बातें ही असल में बिग शिफ्ट लाती है। एक दिन उसने अपने अफॉर्मेशंस को और डीप करने की कोशिश की। अब वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलता था, वो उन्हें विजुलाइज करता था। जैसे अगर वो बोलता, माई इम्यून सिस्टम इज पावरफुल, तो वो इमेजिन करता कि एक पूरी आर्मी उसके स्पाइन से उठ रही है और पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रही है। उसने अपनी हीलिंग विजुलाइजेशन को आर्ट थेरेपी में भी बदल दिया। वो पेपर पर रंगों से वो इमेजिन करता, ब्लू लाइट ऑफ कलमनेस, ग्रीन लाइट ऑफ बैलेंस, वाइट लाइट ऑफ हीलिंग। अब उसके अफॉर्मेशंस भी इवॉल्व हो गए थे। पहले वो सिर्फ फिजिकल हीलिंग के लिए बोलता था, माई बॉडी इज हीलिंग, एवरी सेल इज हेल्थी। अब उसने इमोशनल अफॉर्मेशंस भी जोड़ लिए। मैं डर छोड़ देता हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड ऑनर्स, IENM फ्री फ्रॉम पास्ट पेन। और फिर स्पिरिचुअल एफर्मेशंस भी, मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ, IENM कनेक्टेड टू समथिंग ग्रेटर। उसने खुद को एक नोटबुक दी थी, उसका नाम रखा था हीलिंग डायरी। उसमें हर दिन वो अपनी विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंसेस और अफर्मेशंस लिखता था। धीरे धीरे उसकी रिपोर्ट्स भी बेहतर आती गईं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब वो खुद को पेशेंट नहीं, पार्टिसिपेट मानता था, जो अपनी हीलिंग जर्नी का एक्टिव हिस्सा है। एक बार किसी ने उससे पूछा, क्या ये सब सच में असर करता है? पंकज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने कभी देखा है जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से लल्लाबाई सुनाती है तो बच्चा कैसे शांत हो जाता है? हमारी बॉडी भी ऐसे ही लल्लाबाई सुनना चाहती है, लव, ट्रस्ट, होप, ऑनर, हीलिंग के शब्दों में। अब पंकज के लिए अफर्मेशंस और मेंटल इमेजरी कोई एक्सरसाइज नहीं थी,
वो उसकी ज़िंदगी की भाषा बन चुकी थी। वो अब भी हॉस्पिटल जाता है, मेडिसिन्स लेता है, चेकअप करवाता है, लेकिन उसके सबसे इफ़ेक्टिव टूल्स हैं उसके वर्ड्स और उसकी इमेजिनेशन, जिनके ज़रिए वो खुद को रोज़ रिमाइंड करता है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ शायद। यही असली थेरेपी थी, माइंड की वो जेंटल विस्पर जो बॉडी के हर सेल तक पहुँचती थी। हीलिंग की आवाज़ में पंकज अब वो इंसान नहीं रहा था, जो कैंसर की खबर सुनकर घबरा गया था। अब वो किसी मेडिटेशन सेंटर में बैठा, शांत आँखों से ब्रीथिंग पर ध्यान देने वाला इंसान था। क्नॉइस जो हर नए दिन को एक नए चांस की तरह जीता था। लेकिन एक चीज़ अभी बाकी थी वो, जो अंदर कहीं गहराई में छुपी हुई थी, जो बार-बार विस्पर करती थी, "तू अब भी पूरा नहीं है।" वो कई बार सोचता था कि बचपन से ही उसके अंदर एक अजीब-सी कमी का एहसास क्यों रहा क्यों? जब लोग उसे प्यार देते थे, तो उसे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। अब जब वो हीलिंग की जर्नी में इतने कदम आगे आ चुका था, तो वो इस इनविजिबल बैरियर को भी फेस करना चाहता था। एक शाम की बात है, जब वो अपने पुराने डायरी के पन्ने पलट रहा था, जैसे उसने बीमारी के पहले के दिनों में लिखा था। उसमें एक लाइन बार-बार आती थी, "मैं कभी किसी के लायक नहीं रहा।" वो लाइन पढ़कर उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर फिर से सीने पर रखा गया हो। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और खुद से सवाल पूछा, "क्या मैं अब भी यही सोचता हूँ?" जवाब कहीं अंदर से आया, "हाँ।" थोड़ा बहुत वो जानता था कि अब समय आ गया है इनर स्क्रिप्ट को रिराइट करने का। अब उसे सिर्फ बॉडी नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को भी हील करना था। अगले दिन उसने अपने मेडिटेशन मेंटर से बात की। वो एल्डरली आदमी मुस्कुराकर बोले, "पंकज, क्नॉइस, हर इंसान के अंदर एक पुरानी टेप चलती रहती है। चाइल्डहुड में बनी हुई, समाज से मिली हुई, कुछ एक्सपीरियंसेस से पैदा हुई। जब तक तुम उस पुरानी टेप को बंद नहीं करते, नई कहानी शुरू नहीं होती।" पंकज ने पूछा, "तो कैसे बदले?" इस टेप को उन्होंने जवाब दिया, "पहले उसे सुनो, पूरी अवेयरनेस के साथ। देखो वो टेप क्या कहती है। फिर हर सेंटेंस को पकड़कर उसके पीछे की सच्चाई को समझो और फिर उसे बदल दो।" पंकज ने उस दिन से एक नया काम शुरू किया, बिलीफ जर्नलिंग। वो हर रात बैठकर लिखता कि आज उसके मन में कौन-कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स आए। एक दिन उसने लिखा, "मैं हमेशा दूसरों से पीछे रहूंगा। लोग मुझे तभी अपनाते हैं जब मैं यूजफुल हूं। मुझे दिखना ही पड़ेगा, वरना लोग छोड़ देंगे।" इन सब को उसने ध्यान से पढ़ा। फिर उसने हर सेंटेंस के सामने लिखा, "इस दिस से 100% ट्रू?" और फिर सोचने लगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं पीछे था, लेकिन लोगों ने फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया? जवाब आया, हाँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं वीक था, लेकिन किसी ने मुझे प्यार दिया? जवाब आया, हाँ। अब वो हर बिलीफ को धीरे-धीरे डिसमेंटल कर रहा था। वो समझ चुका था कि बिलीफ्स थॉट्स की तरह ही हैं, आते हैं, जाते हैं, और अगर पकड़कर ना रखो, तो फेड भी हो जाते हैं। अब उसकी रिराइटिंग प्रोसेसर शुरू हुई। उसने एक नया नोटबुक लिया और उसमें एम्पावरिंग बिलीव्स लिखने शुरू किए। "मैं वर्दी हूँ बिना किसी कंडीशन के। मुझे प्यार देने के लिए परफेक्ट नहीं बनना पड़ता। मैं जब भी खुद से कनेक्ट करता हूँ, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। मेरा अस्तित्व ही इनफ है।" हर दिन वो इन्हें लॉडली पढ़ता। हर बार जब भी पुरानी बिलीव्स अंदर से उठती, वो उनके सामने अपनी नई बिलीव्स को रख देता। एक दिन उसने मिरर के सामने खड़े होकर कहा, "मैं पर्याप्त हूँ।" और पहली बार उसे लगा जैसे ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसका सच्चा ट्रुथ है। अब जब भी उसके अंदर डर उठता था, क्या अगर दोबारा बीमारी लौट आई, वो खुद को अफर्म करता था, "वही आता है, मैं उसे सामना करूंगा। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड लाइफ।" उसके बिहेवियर में शटल लेकिन पावरफुल चेंजेस आने लगे थे। अब वो लोगों से बात करते समय ज्यादा ओपन था। हेल्प मांगने में हिचक नहीं होती थी। पहले वो हमेशा खुद को अकेले स्ट्रांग साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ मानने लगा था। एक शाम उसकी बेटी उसके पास बैठी थी। वो होमवर्क में अटक गई थी। क्नॉइस और फ्रस्ट्रेशन से रोने लगी। पंकज ने उसे देखा और ना वो लेक्चर दिया, ना सल्यूशन बताया। बस बोला, "इट्स ओके टू फील नॉट एनफ समटाइम्स, बट रिमेंबर फीलिंग्स चेंज। तुम हमेशा एनफ हो।" उसकी बेटी ने आंखों में चमक के साथ पूछा,
पापा आपको कैसे पता? पंकज मुस्कुरा दिया। क्योंकि मैंने भी बहुत सालों बाद ये सीखा है। उस रात उसने सोचा शायद यही असली हीलिंग है, जब हम अपनी जर्नी से दूसरों को भी लाइट दे सके। अब उसका आखिरी हॉस्पिटल चेकअप था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, सब कुछ नॉर्मल है, नो साइंस ऑफ डिजीज। वो मुस्कुराया, लेकिन उसके लिए अब ये सिर्फ फिजिकल रिकवरी नहीं थी। असली जीत तो वो बिलीव्स थे जो उसने खुद से रीराइट किए थे। कभी वो सोचता था मैं बीमार हूं, फिर वो सोचा करता मैं हीलिंग में हूं, और अब वो सोचता था मैं होल हूं, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हो। उसकी जिंदगी अब एक नई स्क्रिप्ट पर चल रही थी। वो स्क्रिप्ट जो उसने खुद अपने माइंड के अंदर लिखी थी, जिसमें डर थे लेकिन करेज भी था, जिसमें मुश्किलें थी लेकिन अवेयरनेस भी थी, जिसमें पुरानी कहानियां थी लेकिन अब उनका नया कंक्लूजन था। अब जब वो किसी से मिलता और कोई उससे पूछता आपने इतना कैसे मैनेज किया, तो वो बस इतना कहता मैंने अपनी इनर स्टोरी बदल दी। और जब स्टोरी बदल जाती है तो लाइफ भी बदल जाती है। पंकज की जिंदगी अब सिर्फ रिकवरी की कहानी नहीं थी, वो अब इंस्पिरेशन था उन सभी के लिए जो अपने भीतर की आवाज से लड़ रहे हैं। क्नॉइसर जो एक नई आवाज लिखना चाहते हैं, एक ऐसी जो कहे मैं पर्याप्त हूँ। IENM हीलिंग, IENM फ्री। और यही उसकी असली थेरेपी थी, उसकी रेरिटन स्टोरी, जिसकी इंक थी, अवेयरनेस शब्द थे, बिलीफ और टाइटल था, जिंदगी फिर से शुरू हुई। क्नॉइस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक। समरी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।